नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आज मैं हूं आप सभी के साथ शिष्टिका। और दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको हमारे फ़ोन नंबर्स नोट डाउन कराऊंगी क्योंकि आज का कार्यक्रम होने वाला है खास। जी हां, आज हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। आगे मैं आपको विषय बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हमारे फ़ोन नंबर्स आप यहाँ पर जान लें। हमारा स्टूडियो का नंबर है 0755 266 049 इसी के साथ एक टोल फ्री नंबर भी है 1800 233 0040। जी हाँ, तो आप इन दोनों नंबर्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और आज के विषय का हिस्सा बन सकते हैं। एक बार फिर से आप हमारे नंबर्स जान लीजिए। इसके साथ आप टीवी पर भी आप इन फ़ोन नंबर्स को देख सकते हैं। जो हमारा लैंडलाइन नंबर है वो है 0755 266 049। जी हाँ, ये हमारा 0049। माफ़ कीजिएगा, एक बार फिर से आप देख लें 0755 266 0049। जी हाँ, तो इन नंबर्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलते हैं आगे और हमेशा की तरह जैसे कि कार्यक्रम में हम आपको सबसे पहले बताते हैं तिथि, तो चलिए बताते हैं कि क्या है आज की तिथि। विक्रम संवत 2080, माह है पौष और आज है पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। जी हाँ, तारीख है 24 जनवरी और दिन है बुधवार। इसी के साथ कामना करती हूँ कि आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और डालेंगे नज़र आज के दिन यानी कि 24 जनवरी के दिन वो तमाम घटनाएं जो इतिहास में घटित हुई थी। चलिए तो देख लेते हैं और जान लेते हैं उन सभी घटनाओं के बारे में। तो चलते हैं आज के इतिहास की ओर। सन 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। सन 1950 में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। सन 1951 में प्रेम माथुर कॉमर्शियल लाइसेंस हासिल करने वाली पहली महिला पायलट बनी थी। सन 1952 में बम्बई में पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ था। सन 1965 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने मैसूर के जोग में बनी शरावती पनबिजली परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया था। दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि इसे उस समय अमेरिका की सहायता से बनी भारत की सबसे बड़ी बिजली परियोजना कहा गया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 24 जनवरी 2004 के दिन क्या हुआ था। जी हाँ, मंगल की सतह के अन्वेषण के लिए 2003 के मध्य में भेजा गया रोबोटिक रोवर अपॉर्चुनिटी मंगल ग्रह पर उतारा गया था। सन 2006 में गूगल ने चीन के लिए वहां के सेंसरशिप कानूनों के अनुसार नया सर्च इंजन गूगल सीएन बनाने का ऐलान किया था, जिसमें ईमेल और ब्लॉग्स की सुविधा नहीं होगी, ऐसा कहा गया था। सन 2011 में दर्शकों, हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के महान गायक और संगीतकार पंडित भीमसेन जोशी जी का निधन हुआ था। हमारी श्रद्धांजलि जोशी जी को। दर्शकों, आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि एक गाना आप सभी ने दूरदर्शन पे उसको देखा होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये हम सभी के लबों पर हुआ करता था, एक समय था। इस गीत को जोशी जी ने ही अपनी आवाज़ दी थी और जोशी जी की आवाज़ को कहा जाता था झील सी गहरी, समुद्र सी गहरी और झील सी ठहरी आवाज़ इनकी थी। जी हाँ, तो इस गीत को आज आप ज़रूर सुनें। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में और देखेंगे कि क्या आज का सुविचार हम आपके लिए लेकर आए हैं। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। जी हाँ दर्शकों, बहुत सुंदर ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी कि देखिए, जब भी हम तनाव में रहेंगे हम कभी भी हल तक नहीं पहुंच सकते, सिर्फ हम परेशानियों को बढ़ा ही सकते हैं। इसलिए अगर आपको सुलझना है, समाधान की ओर बढ़ना है, तो आपको तनाव युक्त यानी कि तनाव नहीं लेना है। और वो कहते भी है ना, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो बिल्कुल याद रखिए, और जब भी आपके सामने कोई समस्या आए तो इत्मीनान से उसका हल ढूंढिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी आने वाली है। जी हाँ, रिपब्लिक डे हम मनाने वाले हैं, तो क्यों ना आज कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। आज आपको जी हाँ बिल्कुल, हम गीत सुनाएंगे, खास तैयारी हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल। और कार्यक्रम में आपके लिए हम देशभक्ति भरा गीत
प्रस्तुत करेंगे थोड़े से समय के बाद। और सबसे पहले जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आज दो विशेष दिन, जी हाँ, दो विशेष दिवस हम मना रहे हैं। आपको बता देती हूँ कि पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, और इसी के साथ आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस। जी हाँ, 24 जनवरी के दिन हम ये दो दिवस मनाते हैं। और आज यही दो दिवस के ऊपर हम चर्चा करेंगे और आपको हम मिलवा देते हैं कि आज की इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं कार्यक्रम में, बिल्कुल आपको हमारे विशेषज्ञों से, हमारे मेहमान से बिल्कुल मिलवाएंगे। लेकिन उसके पहले, जैसे कि मैंने पहले कहा था आपसे कि देशभक्ति वाले गीत से आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो चलिए सुनते हैं ये देशभक्ति का एक प्यारा सा गीत। कारगिल के उन शहीदों को नमन, कारगिल के उन शहीदों को नमन। प्राण दे जिनने बचाया ये चमन, कारगिल के उन शहीदों को नमन। भाप करके बैरियों की चाल को बचाने माँ भारती के भाल को, चल पड़े जो बांध कर सिर पर कफन, कारगिल के उन शहीदों को नमन, कारगिल के उन शहीदों को नमन। वीर दुर्गम पर्वतों पर चढ़ गए, शत्रुओं को मार आगे बढ़ गए, कर गए जो प्राण का अपने हवन, कारगिल के उन शहीदों को नमन, कारगिल के उन शहीदों को नमन। ध्वस्त युद्धक उपकरण करते गए, विजय के पथ पर चरण धरते गए, जिनके कारण विजय ध्वज फहरा गगन, कारगिल के उन शहीदों को नमन, कारगिल के उन शहीदों को नमन। प्राण दे जिनने बचाया ये चमन, कारगिल के उन शहीदों को नमन, कारगिल के उन शहीदों को नमन।
कितना हृदय स्पर्शी ये गीत। इस गीत को सुनने के बाद हम सभी भावुक ज़रूर हो गए होंगे। दर्शकों, इस गीत में हमने साफ साफ देखा कि जो हमारे फौजी हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। जी हाँ, ऐसे तमाम फौजियों को सलाम। और आप सभी को आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं और दर्शकों, जैसे कि आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मना रहे हैं। शिक्षा हर एक व्यक्ति का बुनियादी अधिकार होता है, मगर देश के कई ऐसे देश हैं और देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बच्चों को बुनियादी शिक्षा के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हर बच्चे को ये बुनियादी शिक्षा मिल सके, इस चीज़ को लेकर हम जागरूकता लाने के लिए 24 जनवरी को हम इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। तो आइए संजय सर के पास चलते हैं और इस दिन के उद्देश्य को उनके विचारों से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। सर, पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर, जैसे कि आज 24 जनवरी है और हम आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं आज के दिन, तो सर इसका जो उद्देश्य है वो मैं चाहूँगी कि आप अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने तय किया कि शिक्षा को लेकर के कुछ काम होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग ताकतवर बनते हैं, उनकी ज़िंदगी आसान होती है और वे मनुष्य बनते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सभा के इस निर्णय के बाद जो है 2019 से लगातार मनाया जाने लगा और आज के दिन किस तरह लोगों तक शिक्षा पहुँचे, उन लोगों तक जहाँ तक अभी शिक्षा की रोशनी नहीं पहुँच पाई उन तक पहुँचे, खासकर जो तीसरी दुनिया के देश हैं और ऐसे देश जो पिछड़े देश हैं जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँच पाई वहाँ तक ही पहुँचे। और एक वैश्विक संकल्प था कि हम सब लोगों को ताकतवर बनाएं, शिक्षा के माध्यम से लोगों को ताकतवर बनाना, उन्हें विकास के रास्ते पर लाना और उनका समाज के लिए कुछ ना कुछ योगदान सुनिश्चित करना। क्योंकि शिक्षा, देखिए, मनुष्य को पूर्ण बनाती है। शिक्षा के बिना आप आपकी ज़िंदगी को दुरूह बना देते, कठिन बना देते हैं। और शिक्षा का मूल काम जो है वो इंसान बनाना है, इंसानियत भरना लोगों के अंदर। गालिब ने कहा है, यूँ तो मुश्किल है हर काम का आसान होना, आदमी को मैसर नहीं इंसान होना। तो शिक्षा जो है आपको ताकतवर बनाती है, इंसान बनाती है और ज़िंदगी को भी आपकी आसान बनाती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का संकल्प है कि हम आम आदमी तक, बिल्कुल जो छोर पे खड़ा हुआ आखिरी छोर पे व्यक्ति है, उसको एम्पावर्ड करें, उसको ताकतवर बनाएं। जी बिल्कुल, जो आज के दिन का उद्देश्य है वो यही है दर्शकों की शिक्षा का महत्व दुनिया भर में पहुंचाने का उद्देश्य ही आज 24 जनवरी का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि दुनिया भर में शिक्षा के महत्व को लेके लोगों में जागरूकता ला सके। और साथ ही साथ आज बालिका दिवस भी है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं आज के हमारी मेहमान, जो कि दबंग लेडी के नाम से जानी जाती हैं। जी हाँ, तो स्वागत करती हूँ नीलिमा सराफ मैम का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम इंस्पेक्टर के पद पे पदस्थ हैं, इसी के साथ पावर लिफ्टिंग में मैम विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित हैं। मैम, जैसे कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी है, तो मैम जब एक महिला का जो प्रारंभिक पड़ाव होता है वो एक बालिका का होता है, तो यहाँ पर मैं आपके विचारों से समझना चाहूँगी कि एक बच्ची, एक लड़की, एक बालिका के जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है, कितना ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में भी बहुत सारे ऐसी छोटे लड़कियाँ हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। जी, शिक्षा, जैसे बताया अभी हमारे सर ने, कि शिक्षा वाकई में एक व्यक्ति को संपूर्ण बनाती है। तो शिक्षा, जब इस शिक्षा का इतना महत्व है तो शिक्षा को क्यों ना हम सर्वोपरि रखें और उससे बच्चियां जो हमारी बहुत हद तक उन तक नहीं पहुंच पाते, जो हमारे स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उन तक पहुंचाने का हम एक प्रयास करें। और उनको अभी भी देखते हैं, अपन समाज में देखते हैं कि बहुत पिछड़ापन है अभी भी, बच्चियों से मजदूरी कराना या उनको उतना दबा के रखना, उतना उनको प्रोत्साहित ना करना। अगर माँ बाप थोड़ा सा पढ़े लिखे होंगे तो बच्चियों को भी वो उस समय आगे ला पाएंगे कि नहीं, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक हम अच्छे समाज, अच्छे देश का हम निर्माण कर पाएंगे। जी बिल्कुल, तो मैम ये तो थी शिक्षा की बात। और क्योंकि आज
हम राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी आज के दिन हम मनाते हैं 24 जनवरी के दिन। तो मैम मैं चाहूँगी कि इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वो भी आप हमारे दर्शकों का उस उद्देश्य से परिचय करवाएं। जी, बालिका दिवस मनाने का जो उद्देश्य है मेन, उसको क्यों शुरू किया गया। आज भी समाज में देखा जाए हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हम महिलाओं का जो रेशो है वो इतना कम क्यों है। हर जगह आप देख लीजिए, पुलिस में देख लीजिए, आप फौज में देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, इतना कम क्यों है। कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए हैं। क्यों, किस वजह से हम पिछड़े हुए हैं। कोई ना कोई ऐसी कमियां हैं जिसे हम पूरा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चियों को खेल में ज़रूरी नहीं कि हम उनको सिर्फ पढ़ाई के लिए आगे करें, वो जिस फील्ड में भी आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहित करें, उनका मार्गदर्शन करें। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे छोटी छोटी संस्थाएं जो उनको आगे बढ़ाती हैं, उनको आगे उनको प्रोत्साहित करती हैं, तो क्यों ना हम उसमें एक टीचर गार्जियन होते हैं, उसमें उनके माध्यम से, क्योंकि वो अपनी बात कैसे रखें। जैसे हम एक समाज, पढ़े लिखे समाज में बोले तो बहुत आसान रहता है ये, लेकिन थोड़े से अगर हम स्लम एरिया और थोड़े से गांव में अपने जाते हैं तो उसमें जो उनमें हमारा कन्वर्सेशन है पूरा नहीं हो पाता है, हम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ कमियां रह जाती, क्योंकि हमें एक मीडिएटर नहीं मिल पाता है। तो हम उसमें एक ऐसा माध्यम बनाएं कि उन्हीं के बीच में से कुछ महिलाओं को ट्रेनिंग देके उसमें उनको बताएं हमारी जो भी हमारी, जैसे अपना भाग्य लक्ष्मी योजना है, समृद्धि योजना है, तो इनसे उनको अवगत कराएं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अभी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें उनको जानकारी नहीं मिल पाई है। तो क्यों ना हम उनको जानकारियों का अभाव बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आपके पास आना चाहूँगी। और सर बहुत समय से शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए बहुत सारी मुहिम चलाई जाती है। कितने समय से शिक्षा पर काम किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हों, लेकिन आज के समय में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से मतलब माँ बाप भी, यहाँ पर मैं बच्चों के साथ साथ माँ बाप का भी कहना चाहूँगी कि वो भी इतना ज़्यादा जागरूक नहीं है कि अपने बच्चे को पढ़ाना है, पढ़ाने से कितना परिवर्तन उनके जीवन में आ जाएगा, ये इस बात की उनको समझ नहीं है। तो सर इतनी मुहिम, इतने प्रयासों के बाद भी आज भी ये स्थिति बनी हुई है, इसका मुख्य कारण क्या कहेंगे आप? इसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो सामाजिक भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बड़ी विरल और बड़ी कठिन हैं। हिंदुस्तान जैसे बड़े देश को किसी एक योजना से, किसी एक कार्यक्रम से चलाया नहीं जा सकता। हिंदुस्तान में अगर ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा है तो वनवासी क्षेत्र भी है और गिरिवासी लोग भी हैं, पहाड़ों पे लोग हैं। अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के नाते शिक्षा का प्रसार उस तरह से लोगों तक नहीं हो पाता जिस तरह होना चाहिए, और इसके नाते हमें विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी बहुत ज़्यादा है, कॉलेज ड्रॉप आउट रेट भी बहुत ज़्यादा। उस शिक्षा तक तो बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, प्राथमिक शिक्षा तक भी नहीं पहुँच पाते। और सरकारों ने इसको लेकर लगातार प्रयास किया। जैसे मध्याह्न भोजन का प्रयास किया गया कि कई बार भोजन के नाते, भोजन की आवश्यकता की पूर्ति न होने के नाते बच्चा स्कूल नहीं आता, तो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई। स्थान स्थान पर सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जब अटल जी की सरकार थी उस समय स्कूल के भवन बनाए गए। उस समय तक हमारे पास स्कूलों के भवन भी नहीं थे। उस समय भवन बनाए गए कि ताकि विद्यार्थी आकर के उसको पेड़ के नीचे नहीं पढ़ना पड़े, वो एक सुंदर भवन में, अच्छे स्कूल में आकर के पढ़ सके। तो भवनों की आवश्यकता पूरी हुई, भोजन की आवश्यकता पूरी हुई। और अब जो है लगातार सरकारों के प्रयास से शिक्षा लगभग जो है सरकारी क्षेत्र में मुफ्त है, कोई आप पर आर्थिक भार नहीं पड़ता। पर कई बार परिवार की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि बच्चे को काम पर लगा दिया जाता है या बच्चा बाल मजदूरी करने के लिए बेहोश होता है। लगातार अभियान चल रहे हैं, बाल मजदूरी के खिलाफ भी अभियान चल रहा है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए। और जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ सीख करके आएंगे। उसके नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाज की भी है, शिक्षकों की भी है, क्योंकि शिक्षक ही परिवर्तन लाते हैं। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों की है, समाज की है, ग्राम सभाओं की है, जिला पंचायतों की है कि नीचे स्तर तक शिक्षा कैसे पहुँचे। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ज़रूर जागरूकता आई है, अभिभावक भी बदले, ऐसा नहीं कह सकते कि समाज में परिवर्तन नहीं आया है। आज लोग अपनी बच्चियों को स्कूल भेज रहे हैं। खासकर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो साइकिल से स्कूल जाती लड़कियां आपको दिखेंगे। एक बहुत बदला हुआ भारत है। अब वो हिंदुस्तान नहीं है जहाँ लोग पढ़ाना नहीं चाहते। अभिभावकों के मन में परिवर्तन आया कि हमारी बच्चियाँ पढ़ें, क्योंकि आज बालिका दिवस भी है और बेटियाँ पढ़ रही हैं। और ये कितनी अच्छी बात है कि आज देश के शिखर पर
भारत का जो राष्ट्रपति का पद है वहाँ पर एक महिला विराजी हैं और वो जो स्वयं एक आदिवासी जनजातीय समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा राज्य हमारा है, वहाँ की जो राज्यपाल प्रथम महिला है वो भी महिला है। तो इस तरह से वो पहले मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही। तो कई एक परिवर्तन हमें होते हुए दिख रहे हैं जहाँ पर महिलाएं उन क्षेत्रों में भी जाके काम कर रही हैं जिन क्षेत्रों में महिलाओं का जाना पहले कठिन था। जैसे अभी पुलिस में आदरणीय नीलिमा जी काम कर रही हैं, ऐसे अब क्षेत्रों में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभी जो हमारा अंतरिक्ष के लिए इतने प्रयोग हो रहे हैं, उन सब में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। और मुझे लगता है कि एक बदलता हुआ भारत है जो महिलाओं को सशक्त होता देख रहा है और शिक्षा के माध्यम से उनमें एक नई जागृति जो आई है उसको भी होता हुआ देख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नीलिमा मैम, जैसे कि यहाँ पर सर ने बताया कि जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो बराबरी से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आज की अगर स्थिति बालिका दिवस को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी भी अगर हम ग्रामीण स्तर पे देखें तो जो माँ बाप हैं वो लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को स्कूल भेजना कम प्रेफर करते हैं कि उनका जो मानसिकता है वो ये है कि लड़कियां घर की जिम्मेदारी देखें और जो लड़के हैं वो पढ़ने चले जाए। मतलब लड़कियों को पढ़ाया जाता है लेकिन इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है कि हाँ ठीक है स्कूल भेजना पढ़ाना है ठीक है, लेकिन लड़के की पढ़ाई के लिए प्रॉपर एक प्लानिंग होती है, उनके पास एक प्लान होता है कि हाँ आगे तक पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है। परिवारों में देखा जाए तो बच्चियों की, महिलाओं की भागीदारी बहुत, अभी भी देखा जाए बहुत कम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि उनका शिक्षित ना होना। उनको बचपन से उनको नहीं मतलब देखा जाए तो बच्चों में भेद किया जाता है कि नहीं लड़के को थोड़ा ज़्यादा दे दें, उसको मेहनत करनी है। लड़कियों को क्यों पीछे रखा जाता है? क्या वजह है इसकी? अगर हम लड़कियों को भी, बच्चियों को भी स्पेशली, अगर उनको भी हम उतना पोषण आहार, उतना शिक्षा, हर चीज़ में आगे करें तो उनका पार्टिसिपेशन होगा और माँ बाप ये समझेंगे कि नहीं, बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ अगर हम बच्ची पे भी ध्यान दें। देखिए बच्ची बहुत केयरिंग होती हैं, अपने माँ बाप को लेके, पूरे परिवार को लेके बहुत ध्यान से चलती हैं। अगर वो ऑफिस में भी काम कर रही हैं तो उनका एक अलग वो बिहेवियर रहता है कि नहीं हमारा साथ वाला है तो नहीं उसको ध्यान रखना है, क्योंकि उनके बेसिक नेचर में है ये। तो अगर हम महिलाओं को शिक्षित कर देंगे तो वो अपने आप को शिक्षित करके अपने परिवार को, अपने आप को सुदृढ़ बना पाएंगी और अपने परिवार में भागीदारी जब उनकी सशक्त हो जाएगी तो परिवार को भी ये समझ आएगा कि नहीं, बच्चियों को भी आगे लाना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, उनको आगे मोटिवेट करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा कि मैम आज भी हमारे समाज में लड़कियों को लड़के की अपेक्षा कम आंका जाता है और लेकिन जो आज हमारे समक्ष एक उदाहरण के तौर पर नीलिमा जी बैठी हुई हैं, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जिस तरह मैम ने ये जो प्रश्न का जवाब दिया मैम, ये तो एकदम साफ बात थी कि आपको आपके परिवार से, दर्शकों मैम की इमेजेस भी, मैम की पिक्चर्स भी हम आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैम आपका जो परिवार रहा है वो बेशक आपको आपके परिवार से पूरा सहयोग मिला है, सपोर्ट रहा है, तो मैम इस बारे में बताइए कि मेरे पिताजी ने मुझे जब मैं शुरुआत में 8th क्लास में मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था, मेरे फादर ने मुझे एक आशीष या आशीर्वाद दिया था कि जो इच्छा करो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। तो वो मेरा एक ऐसा वो बना है कि मुझे उसने हमेशा मोटिवेट किया उस चीज़ ने कि हमें सिर्फ इच्छा करने की ज़रूरत है, केवल इच्छा आप कीजिए, राम जी आपको सब बेड़ा पार कर देंगे आपका। तो बच्चियों को उनके पेरेंट्स ही सबसे प्रथम वो रहते हैं, गार्जियन जैसे कहना चाहिए, वो प्रथम मार्गदर्शक रहते हैं कि अगर आपने उनको एक बार उनको बता दिया कि बेटा आपको ये करना है, तो बच्चियाँ इतनी लगनशील और इतनी मेहनती होती हैं कि वो अपने माता पिता को, अपने परिवार को किसी ना किसी तरह आगे और समस्याओं से बाहर निकालने की पूरी अथक प्रयास करती हैं। तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, तो और मुझे बस एक कहते हैं ना, एक कदम निकालने की ज़रूरत है, बाकी फिर पूरा समाज, पूरा परिवार और पूरा देश आपके साथ होता है। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर बात मैम। और मैम यहाँ पर कई बार कई परिस्थितियों के चलते लड़कियों को पढ़ने के अवसर कम मिलते हैं और उनको अक्सर कम उम्र में उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं, तो वो जिम्मेदारियों के तले आगे नहीं बढ़ पाती हैं। कई बार उन्हें अपने सम्मान और अधिकारों के लिए भी लड़ना पड़ता है। तो दर्शकों यहाँ पर ये जो दिन है, ये इस दिन का जो उद्देश्य वो सिर्फ ये नहीं कि लड़कियों को शिक्षित करना है, लड़कियों के साथ साथ समाज को भी शिक्षित होने की ज़रूरत है, इस महत्व को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और सर के पास चलते हैं। सर कहते हैं कि अगर देश में बड़ा बदलाव आप चाहते हैं तो वहाँ की शिक्षा नीति को बदल देना चाहिए, तो वहाँ पे एक बड़ा परिवर्तन आप उस देश में देख सकते हैं।
देखिए, भारत सरकार ने इसी इरादे से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है मसौदा सामने रखा। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बहुत ध्यान से देखेंगे तो 3 चीज़ों पर फोकस करती है। सबसे जो बड़ी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है वो नैतिक शिक्षा की बात कहती है। जी। और नैतिक शिक्षा के माध्यम से आप अच्छे मनुष्यों का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा एक बैगेज नहीं होनी चाहिए, बल्कि शिक्षा एक अच्छे मनुष्य के निर्माण में मददगार बननी चाहिए। तभी एक सुंदर दुनिया बनेगी, तभी एक अच्छी दुनिया बनेगी। इसलिए सबसे ज़्यादा जो जोर शिक्षा नीति का है वो नैतिक शिक्षा पे है। दूसरा उसका जोर है पर्यावरण की शिक्षा पर, कि यह दुनिया रहने लायक रहेगी कि नहीं रहेगी, इस दुनिया में हम रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। इसलिए पर्यावरण के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना, प्राथमिक शिक्षा से उनको पर्यावरण के मूल्यों को समझाना, दूसरी बात इसकी है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात शिक्षा नीति कहती है वो कौशल विकास की बात कहती है। अब तक हमने क्या देखा कि व्यक्ति जितना अधिक पढ़ता जाता था उतना अधिक बेचारा होता जाता था। आपने थोड़ी पढ़ाई कर ली तो आप किसी काम के बचे, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली तो आप किसी काम, मतलब श्रम से शर्म करने लगता है समाज, जब उसको मेहनत का काम पसंद नहीं आता। इसलिए इसमें विशेष रूप से कौशल विकास का विषय जोड़ा गया कि व्यक्ति को शिक्षा के साथ साथ कुछ ना कुछ क्राफ्ट सिखाना, कुछ ना कुछ उसको ज्ञान देना, जिसके नाते वह निर्भर हो सके, आत्मनिर्भर हो सके और उसको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसलिए कुछ ना कुछ उसको सिखाना। और इसलिए 3 बातें, पर्यावरण की शिक्षा, नैतिक शिक्षा और कौशल विकास, इन 3 चीज़ों पर फोकस करती हुई शिक्षा नीति बनी है, जिससे एक आने वाला जो भारत बनेगा वो आत्मनिर्भर भारत बनेगा, समर्थ भारत बनेगा और किसी के आगे हाथ फैलाने वाला भारत नहीं बनेगा। ये बहुत बड़ा भारत के सशक्तिकरण का अपने आप में प्रयास है, जिसमें बालक बालिकाएं सब शामिल हैं, क्योंकि शिक्षा सभी के लिए है। और जो बात हो रही है कि एक बदलता हुआ भारत है जिसमें लड़कियों को उनके माता पिता आगे लाना चाहते हैं। अब वो एक पिता, वो पिता नहीं है जिस पिता की आप बात कर रही हैं, अब पिता बदला हुआ पिता है। मुझे लगता है कि जो बॉन्डिंग इस समय अपने पिता के साथ अपनी बेटियों की है वो बहुत बदली हुई है। इस बदलते हुए समय में बेटियां परिवारों के लिए वरदान की तरह हैं। जहाँ पर बेटियां हैं वो परिवार ज़्यादा खुशहाल, ज़्यादा अच्छे परिवार हैं, ऐसा समाज भी मानने लगा है। और बेटियों को के प्रति देखने का दृष्टिकोण परिवारों का बदल रहा है। और मुझे लगता है ये बेटियां ही आने वाले समर्थ भारत का एक बहुत बड़ा कारण बनेंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर बात सर आपने कही कि आने वाले समय का एक समर्थ कारण बनेंगी देश की बेटियां। बिल्कुल मैम आपके पास चलते हैं, मैम के पास आते हैं। और मैम ये जो उद्देश्य है इस दिन का, वो जो लड़के और लड़कियों के बीच का जो अंतर है, जो असमानता है, उसको ख़त्म करने का भी उद्देश्य आज के दिन रखते हैं। तो मैम जैसे कि आप वर्क प्लेस पे भी क्या इस अंतर को महसूस करती हैं? क्या ये अंतर देखने को मिलता है? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये चीज़ है, क्योंकि हमने बताया जैसे आपको कि रेशो बहुत कम है महिलाओं का, तो हमें चैलेंज ज़्यादा रहते हैं, अपने आप को हमें साबित ज़्यादा करना पड़ता है। क्योंकि सभी पुरुष हैं तो वो सोचते हैं कि ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बचपन से जो माँ बाप ने जो हमें भेदभाव में रखा है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रभावित करता है कि नहीं ये बेटा है, ये बेटी है। तो हमें चैलेंजेस इस तरह के मिलते हैं कि क्या आप कर पाएंगे मैम, ये आपको दे रहे हैं तो आप क्या इसको उतने अच्छे से मतलब कर पाएंगे। मतलब एक विश्वास जो थोड़ा सा कम कहीं आका जाता है, पर हम साबित करते हैं और लगातार हमने साबित किया है। जी बिल्कुल। और देखिए ये हम ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे जो वाक्य होते हैं, इनको इतने सामान्य तरीके से कह देते हैं बिना ये सोचे समझे कि सामने वाले व्यक्ति पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा होगा और कहीं ना कहीं आपकी छवि भी सामने वाले के क्या प्रदर्शित हो रही है। बिल्कुल। और जैसे कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इस उपलक्ष्य पे आइए हम जुड़ते हैं एक सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर से। उर्मिला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी मैम बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज जैसे कि 24 जनवरी के दिन हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, तो मैम इस उपलक्ष्य पे क्या साझा करेंगे आप हमारे दर्शकों के साथ? सबसे पहले मैं बालिका दिवस के शुभ अवसर पर प्रत्येक बालिका, उसके माता पिता को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आपको भी धन्यवाद दूंगी कि मुझे इस संबंध में विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बालिकाओं के विकास की संपूर्ण उड़ान, ऊंची उड़ान भरने के लिए हम उसे कितना सुरक्षित वातावरण दे रहे हैं, इसका भी हमें मूल्यांकन करना चाहिए। क्योंकि बालिका विकास के बहुआयाम हैं, शैक्षिक, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक, विधिक, भावनात्मक। इसमें कितना बदलाव करना चाहिए, इनमें बदलाव करना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक आयाम अभी बहुत तेजी से जुड़ रहा है, वो है सोशल मीडिया। इसमें बालिकाओं का मानसिक
तो शारीरिक शोषण भी हो सकता है। तो इसीलिए इसमें हमें लगातार इन आयामों में मूल्यांकन करके उसको जोड़ना चाहिए और उनको सशक्त बनाना चाहिए। इस संबंध में मैं विशेष तौर से मैं ये कहना चाहूँगी कि माता पिता, शिक्षक और समाज के सभी लोगों को हमें ये शपथ भी लेनी चाहिए कि हम बालिकाओं के विकास की ऊंची उड़ान भरने में उसके लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करें और जो रूढ़िवादी विचारधारा है, मानसिकता है, परंपरा है, उन्हें छोड़कर उन्हें स्वतंत्र, निडर, साहसी, स्वावलंबी बनाने के लिए वातावरण दे। क्योंकि बालिका सशक्तिकरण आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है। समाज में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमें बराबरी का हक देना और उनको प्रतिष्ठा से जीने की आज़ादी देना समाज का नैतिक दायित्व है और सामुदायिक भागीदारी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छे विचार आपने प्रकट करे हमारे समक्ष, हमारे दर्शकों के समक्ष। पुनः आपका बहुत धन्यवाद। मैम, जैसे कि मैम ने कहा कि बहुत सारे आयाम हैं, तो एक ख्याल मेरे मन में आया कि एक सुरक्षा भी बात निकल कर आती है। बालिकाओं की सुरक्षा को भी लेकर मैम बहुत सारे मुहिम चलाई जाती है, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों, ख़ास तौर से आज के दिन हमारे दर्शकों को आप उन सभी बातों के बारे में आप बताएं। देखिए, सुरक्षा जैसे बताया है आपने, पूछा सुरक्षा के लिए, तो पुलिस इस तरह से हम लोग स्कूल्स में, कॉलेज में जाते हैं और बच्चियों को स्पेशली बताते हैं कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसी घटना होती है, कुछ भी आपके साथ कुछ क्राइम होता है, तो प्लीज़ आप निर्भीक हो के हमें बताइए। आपका नाम, उनके पेरेंट्स को भी हम आश्वस्त करते हैं कि उनका नाम, उनकी सारी चीज़ें गुप्त रखी जाएंगी, उसको हम शो ऑफ नहीं करेंगे। लेकिन आप प्लीज़ आगे आइए। साइबर में देखिए, आप साइबर जब से हमारे साथ जुड़ा है, साइबर क्राइम जब से शुरू हुए हैं, तब हमने उसमें बच्चियों को जाके उनको वीडियोस दिखाए कि देखिए अगर इस तरह का आपके साथ कुछ गलत होता है तो प्लीज़ आप हमें बताइए। उनको हमने कई वीडियोस, कई ट्रेनिंग भी हमने अपने जो हमारे जूनियर्स हैं उनके थ्रू हमने वहाँ पे ट्रेनिंग भी दी है कि अगर इस तरह से कुछ उनके साथ होता है तो वो हमें अपने वो इससे कैसे अवेयर रहें। जैसे देखिए 100 डायल हो गया, कई हमने उसमें चलाए हैं अपने कि आपको कुछ भी, मोबाइल ऐप्स भी हमने डाले हैं कि अगर आपको कुछ भी ऐसा कुछ लगता है तो आप तुरंत उस पर कॉल करें तो हम आपकी तुरंत सहायता के लिए पहुंचेंगे। उनको दुर्गा वाहिनी के जरिए और भी कई हमने जो अपने व्यायाम होते हैं उसके उनको हमने सिखलाई दी है कि भाई आप उसमें प्रैक्टिस करिए तो अपने आप आत्मरक्षा कम से कम आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने काफ़ी मतलब मुहिम चलाई है पुलिस के जरिए से भी, और प्लस स्कूल में जाके उनको स्पोर्ट्स टीचरों को भी हमने वो करके बताया कि आप इस तरह से उनको मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं, उनको ट्रेनिंग दें, इस तरह की एक पीरियड कंपलसरी करें जिससे वो अपनी आत्मरक्षा कर पाएं। जी बिल्कुल मैम, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं बालिकाओं के लिए, बच्चियों के लिए कि अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तो हम हैं साथ देने के लिए, लेकिन अब आगे आके आवाज़ उठाएं। मैम, इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो वो अपने तक ही रख लेती हैं, तो इसका कारण मुख्यतः आपको क्या लगता है? एक तो सबसे बड़ा कारण होता है पेरेंट्स और समाज, जो आज भी कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करता है कि नहीं, अगर हम इस तरह से सामने जाएंगे तो पता नहीं हमारी बच्ची का आगे भविष्य क्या होगा। तो हमने उनको पूरी तरह बताया, जैसे आश्वस्त किया है हमने कि आपकी पूरी तरह आपको इसमें आपको सहयोग करेंगे और आपकी जानकारी को पूरा उसको उजागर नहीं होने देंगे। तो उनको जब हमने थोड़ा विश्वास दिलाया तो ये देखिए अब रेशो थोड़ा कम हुआ है, अब लोग पुलिस से डरते नहीं हैं कि नहीं आप मतलब आइए और आप हमसे बात कीजिए, और हम खुद भी जाके मतलब उनको प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं नहीं आप डरिए मत। क्योंकि एक समाज में जो रखा है कि नहीं आप वहाँ जाएंगे तो ऐसा नहीं हो कि आपको पता नहीं लोग परिवार क्या कहेंगे कि आपने ऐसे मतलब कैसे आप बार बार पुलिस थाने जा रहे हैं, बार बार आप इस तरह से आपके साथ क्यों हो रहा है आप ही के साथ। तो ये डर उनके मन से निकालना, जी उनको निर्भीक करना। जी बिल्कुल। संजय सर, मैं आपसे आपके विचार जानना चाहूँगी इस प्रश्न देखिए, पर। निश्चित रूप से लड़कियों को ताकतवर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए समाज में अनेक तरह के लोग हैं और तरह तरह के लोग हैं, और इसके नाते कानून तो अपना काम करता भी है, पर समाज में स्त्री का सशक्तिकरण करना है समाज और परिवार की भी जिम्मेदारी है कि आप उसको ताकतवर बनाएं, वो दब के ना रहे, और जो उसके साथ अत्याचार हो रहा है या किसी तरह का अन्याय हो रहा है या किसी तरह से उसको परेशान करने की कोशिश हो रही है उस पर सामने आए। जब लड़कियां सामने आएंगी तो निश्चित रूप से समाज उनके साथ खड़ा होगा, और शासन ने, पुलिस ने
और जो इतनी सारी व्यवस्थाएं, खासकर निर्भया कांड के बाद तो इतनी सारे कानून में परिवर्तन आए हैं कि आप अब स्त्री का शोषण नहीं कर सकते किसी भी स्तर पर, चाहे घरेलू हिंसा का सवाल हो, चाहे वो बच्चियों के उत्पीड़न का सवाल हो, आप कर नहीं सकते, बच नहीं सकते उससे। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है मानसिकता में परिवर्तन की, बिहेवियर चेंज मैनेजमेंट पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में ये हमें सिखाना पड़ेगा कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ आप किस प्रकार का आचरण करें। इसलिए कई बार जो विद्वान बात करते हैं कि हमें बेटियों को ठीक नहीं करना है, हमें बेटों को ठीक करना है, लड़कों को और पुरुषों को ये बताना है कि वो महिलाओं के साथ किस तरह से पेश आए। एक तरफ तो हमारे समाज में कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसी समाज में आपने स्त्रियों की दुर्गति करके रखी है कि वहाँ लड़की का अकेला चलना दुर्भर है, वो थोड़ा सा लेट हो जाए तो परिवार के लोग चिंता में पड़ जाते हैं। तो एक प्रकार से ये एक अच्छे समाज के लक्षण नहीं है कि जहाँ स्त्री या महिला या बच्ची अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती। छोटी छोटी बच्चियों के प्रति जो है सेक्सुअल अब्यूज़ की घटनाएं हो रही, हम रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं। आखिर ये कौन सा देश है? आप जो है साल में 2 बार कन्या पूजन करते हैं नवरात्रि के समय, और आपने समाज कैसा बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं समाज को विचार करने की आवश्यकता है कि कन्या पूजन का पाखंड कर रहे हैं या वास्तव में आपने कन्याओं को पूजना प्रारंभ कर दिया है। यदि आप वास्तव में माँ के भक्त हैं, दुर्गा माता की पूजा करते हैं, काली माता की पूजा करते हैं, समस्त देवियों की पूजा, और अकेला समाज है दुनिया का जहाँ पर नारियों को देवता बनाया गया। किसी समाज में स्त्रियाँ देवता नहीं। हमारे यहाँ देखिए सरस्वती है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, काली है, सब प्रकार के जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं वो भगवान ने स्त्रियों को दे रखे हैं। सब कुछ, शिक्षा का काम सरस्वती के जिम्मे है, वित्त का काम जो है लक्ष्मी के जिम्मे है, खान पान, फूड, सिविल सप्लाई जो माँ अन्नपूर्णा के जिम्मे है, सारा काम भगवान ने दे रखा है स्त्रियों को। अकेले यहाँ पर देवियाँ हैं, सब जगह देवियाँ विराजी हुई हैं। आप देखिए सब पहाड़ों पर देवियाँ बैठी हुई हैं। सबसे कठिन जो है व्रत हम देवियों के लिए करते हैं, पर हमारा आचरण क्या है? क्या हमारा आचरण ही वैसा है, या सिर्फ हम स्त्रियों की पूजा करते हैं और आचरण में हमें जो है स्त्रियों का तिरस्कार, स्त्रियों का अपमान, स्त्रियों को अशिक्षित करना, स्त्रियों को समान और बराबरी का दर्जा न देना। स्त्रियां कोई विशेष दर्जा नहीं चाहती, वो नहीं चाहती आप उनको सिर पे बिठा लें, आप उन्हें साथ चलने दें। आप उनको जो उनके अवसर हैं, जो संविधान और सरकार ने उन्हें अवसर दिए, उन अवसरों तक उनको पहुंचने दें। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन की ज़रूरत है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जो है इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है वो स्त्री को सशक्त करने का अभियान भर नहीं है, वो भारत को सशक्त करने का अभियान है। एक स्त्री जब शिक्षित होती है, पूरा समाज शिक्षित होता है, पूरा परिवार शिक्षित होता है। और इसलिए जो है आप देखिए 50% आबादी है, और 50% आबादी को घर बिठा करके आप समाज का कल्याण नहीं कर सकते। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो 100% योगदान होना चाहिए, 100% समाज का। कोई समाज का वर्ग अगर छूट गया है पीछे विकास की दौड़ में, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। 50% स्त्रियां घर बैठ जाएंगी, ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और स्त्रियों ने अपने आप को साबित किया है। आज दुनिया की बड़ी बैंकर्स, दुनिया की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों को लीड करने वाली आज स्त्रियां हैं। हिंदुस्तान की प्रथम महिला एक जो है वो जो है भारत की नागरिक है। तो इसलिए हमें इस बात को देखना पड़ेगा, आप स्त्रियों के लिए रास्ते छोड़िए, उनको अवसर दीजिए। सिर्फ आरक्षण के आधार पर नहीं, सिर्फ उनके रिजर्वेशन के आधार पर नहीं, वो अपनी प्रतिभा के आधार पर अपना स्थान बनाएंगी। और मुझे खुशी है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और जिस तरह से वर्तमान सरकार ने स्त्रियों को 33% आरक्षण संसद विधानसभाओं में देने की घोषणा की है, उससे पूरा दृश्य बदल जाएगा। आप कल्पना कीजिए जब 33% महिलाएं संसद विधानसभाओं के अंदर होंगी, बहस का स्तर क्या होगा, संवेदना का स्तर क्या होगा, और स्त्रियां किस तरह से देश के विकास में अपना योगदान दे रही होंगी। और हिंदुस्तान और जो ये जिनको पिछड़ा इलाका कहा जाता था, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और हिंदुस्तान है, इनको पिछड़े इलाके कहे जाते थे, जो एशिया के इलाके हैं, और बाकी प्रगतिशील देश है। पर आप देखिए सबसे पहले स्त्रियों को ताज अगर दिया तो पाकिस्तान ने दिया, हिंदुस्तान ने दिया, और बांग्लादेश में आज भी महिला वो है लीडरशिप। वहाँ पर बेनजीर भुट्टो रह चुकी, यहाँ पर हमारे पास बहुत सशक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रह चुकी, आज राष्ट्रपति हमारी है। तो एक बदलता हुआ जो है विश्व है, इस बदलते विश्व में महिलाएं अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। जी बिल्कुल सर, जो आपने बातें कही कहीं ना कहीं उसमें से ये सामने आता है कि मानसिकता को बदलना बेहद ज़रूरी है। और एक बहुत सुंदर सर ने बात कही थी कि महिलाओं को सशक्त बनाने का जिम्मा सिर्फ उनका नहीं है बल्कि उनके परिवार और समाज का भी है। बिल्कुल। और दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज जो ये तारीख है
24 जनवरी जिस दिन हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, दर्शकों आज के दिन, ये दिन क्यों चुना गया? ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि आज के ही दिन हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री के तौर पर। जी हाँ, तो आज 29, अगर मैं गलत नहीं तो सन 1966 की ये बात है, 24 जनवरी सन 1966 के दिन उन्होंने शपथ ली थी प्रधानमंत्री के तौर पर, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ये पूरे भारत के लिए बहुत गर्व की बात थी। जी हाँ, और ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। और सर, जैसे कि जो आपने अभी बातें कही, उससे कहीं ना कहीं ये भी सामने आया कि अगर एक महिला को सशक्त बनाना है तो जो सबसे पहला कदम है वो है शिक्षा। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसी बहुत सारी योजनाएं होंगी बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो शिक्षा की दिशा में काम कर रही होंगी, तो ऐसी किसी योजना हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें। देखिए, मेरा मानना है कि देश की सरकार और भारत के जितने राज्य हैं, सब सरकारों ने स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जी, अनेक योजनाएं हैं राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकारों के द्वारा, जो स्त्री को सशक्तिकरण करती हैं, स्त्री की शिक्षा की व्यवस्था करती हैं। उनमें उनकी फेलोशिप भी है, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है, उनको कई जगहों पर स्कूटी देने की व्यवस्था है, कई राज्य सरकारों ने उनको साइकिलें प्रदान की हैं, कई जगहों पर उनको लैपटॉप और टैबलेट देने की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से साधनों की कमी नहीं है, बस मत परिवर्तन की आवश्यकता है। सरकारों को जो करना सरकारें कर चुकी हैं, नीतियों में परिवर्तन कर चुकी हैं, शिक्षा नीति में परिवर्तन कर चुकी हैं, उनके लिए अनेक योजनाएं सामने लेकर आ चुकी हैं। अब जिम्मेदारी है परिवार और समाज की कि परिवार और समाज अपनी बेटी के साथ खड़ा हो। आज सरकारों को 75 साल के बाद ये कहना पड़ रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कहीं ना कहीं समाज में गड़बड़ है। इसलिए प्रधानमंत्री के कैंपेन चलाना पड़ा बेटियों को सशक्तिकरण के लिए। पर मुझे खुशी इस बात की है कि समाज में परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन देखिए एक दिन में दर्ज नहीं होता, परिवर्तन आ रहा है। माता पिता बदल रहे हैं, गांव बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है, और अब स्त्रियों को आगे लाने के लिए, अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए माता पिता स्वयं भी प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये जो बदलता हुआ भारत है, आने वाले 10-20 सालों में इसके परिवर्तन आपको दिखेंगे, और स्त्रियां अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई हर क्षेत्रों में आपको दिखेंगे। जी बिल्कुल। सर, नई शिक्षा नीति में क्या महिलाओं बच्चियों के लिए कोई खास व्यवस्था, कोई खास योजना? देखिए, नई शिक्षा नीति तो एक व्यापक वो है कि किस प्रकार से शिक्षा दी जाए। सबसे बड़ी चीज़ इसमें मैंने आप बताई नैतिक शिक्षा की बात है। जब एक नैतिक शिक्षा समाज को मिलेगी तो वो समाज स्त्रियों के लिए भी सुरक्षित होगा, सबके लिए सुरक्षित होगा, उन कमज़ोर वर्गों के लिए भी सुरक्षित होगा जिनको कहीं ना कहीं अन्याय का शिकार होना पड़ता है। और जब एक सुंदर दुनिया बनेगी, एक बेहतर दुनिया बनेगी, और उसमें स्कूल ड्रॉप आउट रेट को रोकने की बात है, कॉलेज ड्रॉप आउट रेट को रोकने की बात है, कि जो लोग बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं उनको कैसे रोका जा सके। जैसे आपने देखा कि डिग्री को लेकर बात हुई कि अगर 1 साल में बच्चा पढ़ के छोड़ दे रहा है तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, 2 साल में पढ़ के छोड़ देता है तो उसको डिग्री मिल जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन शिक्षा नीति के माध्यम से हो रहा है, जिसमें कॉलेज ड्रॉप आउट रेट को रोकने की बात है, कौशल विकास की बात है, और समाज को सशक्त करने की बात है। जब कौशल विकास होगा तो सबके लिए ये लाभकारी है, लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, कि आप कुछ ना कुछ एक कौशल सीख करके जाएंगे। आपकी शिक्षा व्यर्थ नहीं होगी, आपकी शिक्षा किसी कागजी डिग्री नहीं होगी, बल्कि आप कुछ सीख करके समाज में अपना योगदान करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। सर, शिक्षा नीति पे इतनी बात हो रही है तो क्यों ना हम हमारे दर्शकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। तो सर, जो प्रारंभिक शिक्षा है, नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये कैसी चलेगी, इसकी प्रणाली क्या होगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक ज़माने में, एक समय में बहुत ज़्यादा जोर किताबी पढ़ाई पे था। जी। किताबी पढ़ाई से हट करके अब ये मूल्य वर्धित शिक्षा, जिसने के नाते भारत जाना जाता था कि अच्छे मनुष्यों का निर्माण हो, अच्छी लोक चेतना हो, और किस प्रकार से हम अपने समाज और पर्यावरण को श्रेष्ठ रख पाएँ, अच्छा रख पाएँ। एक सुंदर भारत कैसे बन सकता है, एक सुंदर दुनिया कैसे बन सकती है, इस तरफ नई शिक्षा नीति का जोर है। और नई शिक्षा नीति दरअसल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात करती है। भारत बोध की शिक्षा है, जिसमें भारतीयता और भारत बोध के साथ एक स्किल्ड मनुष्य, एक क्षमतावान मनुष्य खड़ा होगा, जो शिक्षा पा करके विकल और बेचारा नहीं बनेगा, वो बेरोजगारों की भीड़ में वृद्धि नहीं करेगा, बल्कि कुछ ना कुछ काम सीख करके अपने समाज को समर्थ बनाने का काम करेगा। जी बिल्कुल। मैम, यहाँ पर सर ने समाज की बात करी थी, एक बात ख्याल मेरे मन में आ रहा था कि महिलाओं में बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन फिर भी गोल रोटी बनाने को उनकी श्रेष्ठ प्रतिभा माना जाता है। वो तो एक मतलब कहना चाहिए अन्नपूर्णा है, तो उनसे ही अन्न की और इस चीज़ की अपन अपेक्षा रखते हैं, क्या वो करेंगे, वो तो है ही फुलफिल, मतलब हम करते ही हैं।
लेकिन साथ साथ अगर हम उनको क्या कहना चाहें कि मतलब उनसे ये अपेक्षा रखते हैं तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, मतलब रख सकते हैं, रखी जा सकती है, लेकिन साथ साथ बाकी चीज़ों को भी प्रोत्साहित किया जाए। जी बिल्कुल, अगर कोई स्त्री गोल रोटी बना सकती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी के काम नहीं कर नहीं कर सकती है। आज के समय में अगर आप देखें तो महिलाएं हर फील्ड में अपने परचम लहरा रही हैं। परचम बिल्कुल लहरा रही, सर, एक यहाँ पर एक बहुत कॉमन अंतर है जो शायद हम कभी ध्यान भी नहीं देते। जैसे कि घर में अगर कोई बच्ची खाना बनाती है तो उसे बहुत सामान्यतः लिया जाता है, कभी उस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता है, कभी प्रशंसा दूर की बात है। लेकिन वहीं अगर घर का बेटा किचन में चला जाए और खाना छोड़िए अगर वो सलाद ही काट दे तो उस चीज़ के लिए उसे बहुत प्रशंसा मिलती है। देखिए, मेरा मानना है कि कुछ क्षेत्र मान लिए गए कि महिलाओं के लिए, ये ठीक नहीं है। और अब तो एक बदलती हुई दुनिया, आप देखिए हिंदुस्तान के जो जितने बड़े शेफ हैं कौन हैं, पुरुष ही हैं। तो खाना बनाना कोई अपराध नहीं है, बल्कि अच्छा खाना बनाने वाले लड़कों की शादियां जल्दी हो रही हैं, तो उनको लड़कियां पसंद करती हैं, चलो भाई ये घर में मदद करते हैं। देखिए, अब वो समय नहीं रहा, एक परिवार बदल गए हैं, जो नए लड़के आ रहे हैं वो भी बदले हुए हैं, वो भी अपने परिवार की, अपनी पत्नी की, अपनी माता की, अपने पिता की सेवा करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उनको बना के देना चाहते हैं। तो अब खाना बनाना ये कोई अपराध नहीं रहा। एक ज़माने में कभी रहा होगा जब एक इस तरह की स्थितियाँ थी, अब एक बदला हुआ भारत है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने आप इस समय कुकीज़ के प्रोग्राम देखिए, उसमें भी बड़ी संख्या में लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा खाना बना के दे रहे हैं। तो अब ये जो गुण था स्त्रियों का, वो उसका धीरे धीरे युवक भी अपहरण कर रहे हैं और वो भी स्पर्धा में आ गए हैं। तो लड़कियों के लिए कंपटीशन है कि ज़्यादा अच्छा खाना कौन बनाएगा, मैडम बनाएंगी या सर बनाएंगे। तो ये अपने आप में बदलता हुआ हिंदुस्तान है, इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। और गोल रोटी बनाने की स्पर्धा तो रहेगी। आजकल लड़कियों से भी रोटी पराठे की तरह बन रही है और लड़के गोल रोटियां बना रहे हैं। तो एक स्पर्धा समाज में पैदा हुई है। ये बड़ी स्वस्थ स्पर्धा है कि कौन ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है, कौन ज़्यादा अच्छे से बच्चों की केयरिंग करता है। आज देखिए जो पिता हैं वो किस तरह से बेटियों को तैयार करते हैं, बॉन्डिंग जो एक बदली है। और जो नई पीढ़ी है उसको देखिए, वो अपने बुजुर्गों से ज़्यादा अटैच है। हम लोग शायद अपने दादा दादी नाना नानी से अटैच नहीं थे, उतना हमारा उनके साथ वो रिश्ता नहीं था जिस तरह आज की जो लड़कियां हैं, आज के ज़माने के जो बच्चे हैं, वो अपने दादा दादी नाना नानी अटैच है। तो एक हमें लगता है कहीं ना कहीं भारत अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है, उसकी घर वापसी हो रही है। हम अचानक पछुआ हवा में बह गए थे, अब हम फिर से भारतीय परिवारों की तरफ लौट रहे हैं। और दूसरी जो बात कहना चाहता हूँ सुनिष्ठा जी, वो सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का इतना आदर क्यों है। इस नाते नहीं कि हम बड़े ज्ञानी लोग थे, इस नाते नहीं कि हमारी परंपराएं ऐसी हैं, हमारे पास एक बहुत वेल डिफाइंड, वेल डिजाइंड फैमिली सिस्टम है। परिवार व्यवस्था के नाते पूरी दुनिया में हमारा आदर है। और क्यों हिंदुस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर जाइए, दुनिया की लड़कियां, तमाम देशों की, जो अगर अग्रणी देशों की लड़कियां हैं, वो किस विदेशी शादी करना चाहती हैं तो हिंदुस्तानी लड़कों को नंबर 1 है। क्यों? हमारे यहाँ तलाक की दरें नहीं है, हमारे यहाँ न्यूनतम तलाक होते हैं और लंबे समय तक 7 जन्मों का वादा करके हम वचनबद्ध होते हैं, साथ में जुड़ते हैं। इसलिए हिंदुस्तान को आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। ये एक ऐसा देश है जिसने एक परिवार व्यवस्था हमको दी, संयुक्त परिवार व्यवस्था दी है। 60-60, 70-70, 80-80 लोगों के परिवार भी हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं और सुख से चल रहे हैं। एक आदर्श परिवार व्यवस्था, एक वेल डिफाइंड, वेल डिजाइन, जहाँ स्त्री शासन कर रही है, स्त्रियाँ ही शासन कर रही हैं, दादी नानी माँ, इन्हीं का शासन है। कहीं पिता की नहीं चलती, पिता की बाहर चलती होगी, घर के अंदर देखिए जाके अपने घरों के अंदर कि कौन रूल कर रहा है। क्योंकि देवियाँ रूल कर रही हैं इसलिए हिंदुस्तान चल रहा है। जिस दिन देवता रूल करने लगेंगे उस दिन देश नहीं चलेगा। इसलिए देवताओं के जिम्मे एक ही काम दिया गया, जब कुछ अच्छा हो जाए तो पुष्प वर्षा करो। और देवताओं का काम हमारे घर में यही पुष्प वर्षा करने का, घर चलाने का, घर को संभालने का काम स्त्रियों का है। इसको आप छोटा काम मत समझिए, ये छोटा काम नहीं। एक परिवार को संभालना, कहते महिलाएं कुछ नहीं करती, एक परिवार को चलाना कितनी बड़ी बात है। आपने उनको हाउसवाइफ कह दिया, आज उनको होम मेकर कहा जा रहा है। क्यों? ये बदला हुआ भारत है, ये बदली हुई दुनिया है, जहां पर परिवार चलाना भी एक व्यवस्था है, प्रबंधन है वो अपने आप में। घर का बजट नहीं बिगड़ना चाहिए, घर में राशन कम नहीं होना चाहिए, गेस्ट भूखा नहीं जाना चाहिए, अतिथि न भूखा जाए। ये हमारी परिवार परंपरा है जिसमें कुछ ना कुछ संचित करके। और इसलिए आप देखिए दुनिया के अंदर आप जो है हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो क्यों इतनी ताकतवर है कि महिलाओं के हाथ में अर्थतंत्र है। महिलाएं कुछ ना कुछ बचा के रखती है संकट के दिनों के लिए, और जो उनकी संचित निधि है वह जो है परिवार को संकट के समय संभालती है। इसलिए स्त्री को ऐसे आप मत कहिए कि वो घर को संभालती है। घर को संभालना छोटा काम नहीं, को मर्द संभाल के दिखा दे। सुबह से शाम तक एक दिन के लिए स्त्री बाहर चली जाए तो मर्द को पसीना आ जाएगा, कैसे घर संभालना, कैसे बच्चों को संभालना। पर एक बदली हुई व्यवस्था में हमें इन चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा। स्त्री की शक्ति को परिवार के द्वारा किए गए
परिवार के लिए किए गए जो उसके त्याग हैं उसको भी हमको स्वीकार करना चाहेगा, तभी हम एक अच्छी और बेहतर दुनिया बना पाएंगे। बिल्कुल। और सर के इतने अच्छे विवरण के बाद मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी महिला से ये कहेंगे कि मैडम ये आपसे हो पाएगा, उसके पहले आप एक बार ज़रूर सोचें। बिल्कुल। मैम, यहाँ पर क्योंकि बच्चियों की बात आज के दिन हो रही है, बालिकाओं की बात हो रही है, तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना मायने रखता है। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कि एक छोटी सी बच्ची के लिए ये ऐसा नहीं होता कि जब आप 16 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में आएगा। ये माँ बाप को समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपको इस सेल्फ कॉन्फिडेंस देने की जो शुरुआत होती है वो घर से ही होती है। तो और ये एक लंबे समय की प्रक्रिया, ये कोई 1 या 2 दिन में नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप इस चीज़ को समझने में चूक कर जाते हैं, या फिर कई बार कहिए कि उनका ध्यान नहीं जाता। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने शब्दों में वो तमाम माता पिता जो आज का हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनको इस बात का महत्व समझाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखिए रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा। जी। उनके माता पिता ने उनको प्रोत्साहित किया कि नहीं आप ऐसा कर सकते हैं, आप करिए, आप आगे बढ़िए। तो मैं माता पिता से कहना चाहिए पहले आप बच्चियों पे विश्वास करिए, सबसे बड़ी बात। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो आप सबसे पहले उनको अगर दहलीज अपने घर की लागनी है तो माँ बाप के सपोर्ट से ही उनको लागनी है। तो माँ बाप का ये दायित्व है कि उनको बहुत ज़्यादा प्यार से समझा के, और अगर बाई चांस कोई गलती हो भी जाती है तो कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा कोई अपराध कर दिया, उनको अपराध बोध ना कराएं, उन्हें समझाएं कि नहीं कोई बात नहीं बेटा, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। और ये सिर्फ दायित्व माँ बाप के साथ साथ समाज और परिवार का भी है। और जिनमें ये एक भावना रहती है कि नहीं जिनकी बेटियां हैं वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, उनको जो एक उनको इस तरह से उनका एक माहौल, एक वातावरण क्रिएट किया जाता है, वो उसको थोड़ा समझाएं, समाज परिवार। और ये मतलब ये मानसिकता जो है कि नहीं लड़कियां आपकी तो बच्चियां हैं, नहीं, ऐसे उनको हीन भावना से ना देखें। क्योंकि आज पेरेंट्स भी जान गए हैं कि नहीं बच्चियों ने आज परचम लहराया है, और पूरे देश में क्या विदेशों में लहराया है। तो उनको स्टार्टिंग घर से ही होती है, माँ बाप से ही होती है। टीचर जो हमारे जो शिक्षक हैं, जैसे सर ने बताया कि सही बात है, आज जो बदलता जो हम हिंदुस्तान देख रहे हैं उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। तो आज पेरेंट्स भी बच्चियां घर जाके माँ को भी अपने समझाती हैं कि माँ ऐसे नहीं, ऐसे हिसाब करिए। तो मतलब कहीं ना कहीं उससे अप्रिशिएट तो हो रहे हैं, माँ बाप भी हो रहे हैं, और उनको बच्चियों को भी इस तरह से वो मतलब आगे लाने के लिए, और अपना मतलब उनको ये कहते हैं कि नहीं आप करो, मैं आपके साथ हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बदलाव। हम जहाँ जाते हैं, आज हम ड्यूटीज़ में भी बाहर जाते हैं, तो हमने ये गाँव में भी देखा है कि नहीं बदलाव आ रहा है। जो शासन नीति ला रही हैं और जो नए संस्थाएं आगे आ रही हैं, उसमें वाकई में परिवर्तन हम देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल। सर, एक यहाँ पर सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशन। सोसाइटी यानी कि समाज और शिक्षा का जो संबंध है, ये आपस में कैसे संबंधित है? देखिए, समाज में परिवर्तन आएगा तभी किसी प्रकार का परिवर्तन आएगा। पहले लोग ही बदलते हैं, उसके बाद चीज़ें बदलती हैं। सरकारों का काम बहुत लिमिटेड है, वो आपको सुविधाएं दे सकती हैं, वो आपके लिए योजनाएं बना सकती हैं, पर योजनाओं को ज़मीन में उतारना, योजनाओं को स्वीकृति करना, वो समाज का ही काम होता है। समाज के अंदर अगर बदलाव लाना है तभी कुछ हो पाएगा। समाज ने शिक्षा के महत्व को स्वीकारा, इसलिए आज बेटियां स्कूलों में जाती हुई दिखती हैं। समाज ने इस बात को स्वीकार किया कि सिर्फ 50% समाज की द्वारा किए गए कार्य से यह विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। जब 100 की 100% आबादी, जिसमें स्त्रियां पुरुष सब शामिल हैं, वो सब मिलकर के समाज का काम करेंगे, आगे बढ़। एक कोई राज्य आगे बढ़ गया, एक कोई राज्य पीछे रह गया, देश की समग्र उन्नति नहीं हो सकती। समग्र विकास के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। इसलिए जब हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, उसमें सभी जाति, धर्म, वर्ग सब शामिल हैं। उन सब लोगों को मिल करके इस देश को आगे बढ़ाना, और जिस सशक्त भारत की, जिस समर्थ भारत की, जिस आत्मविश्वासी भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो इसी के आधार पर कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति, 100% लोग जो है हिंदुस्तान के विकास में योगदान देंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि 50% स्त्रियां घर में विश्राम करेंगी और 50% पुरुष सीमा की रक्षा करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सब मिलकर के इस देश को विकसित बनाएंगे, और समाज में इस प्रकार की जागृति आ चुकी है। लोग इस बात को समझ गए हैं कि कुछ ना कुछ होना चाहिए और कुछ ना कुछ बदलना चाहिए। और बदलाव के लिए जब एक बार मन में संकल्प आ जाता है, बदलाव के जब लोग सपने देखिए, हम पहले सपने देखते हैं, बाद में उसको पूरा करते हैं। हमने एक ज़माने में सपना देखा कि हमें आज़ाद होना है, ये मुल्क आज़ाद होना चाहिए, और उस सपने को लोगों ने पूरा किया।
1857 में जो लड़ाई प्रारंभ हुई जाके 47 में ख़त्म हुई। आज हमने एक प्रारंभ कर दिया, एक प्रारंभ हो गया है, एक भारत बोध हो गया है, भारत उदय हो गया है, लोग आगे बढ़ चुके हैं। और हो सकता है कि आने वाले 10-20 सालों में, जिसको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये अमृतकाल, तो आने वाले 25 वर्षों में हमारे जो दुख दर्द शोक संताप हैं उन सबको हमें समाप्त करना है। किसी प्रकार की गैर बराबरी है, किसी प्रकार की अशिक्षा है, कोई क्षेत्र विकास की उसमें दूर रह गया है, इन 25 सालों में हमको वो सारे लक्ष्य हासिल करने हैं। और ये जो 25 साल प्रधानमंत्री जी ने हमें बताए हैं, ये 25 साल बहुत महत्वपूर्ण है। ये समाज के सब वर्गों के योगदान से ही संपूर्ण होने वाले हैं और उसी से भारत माता जगत गुरु के पद पर आसीन होगी और हम सब इसको अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। दर्शकों कहते हैं कि रूप और गुणों से संपन्न होने के बावजूद भी, कुलीन परिवार से होने के बावजूद भी अगर कोई बुद्धिहीन है, कोई शिक्षा से वंचित है, तो वो एक पलाश के फूल की तरह है कि वो दिखने में तो सुंदर है लेकिन उसमें खुशबू नहीं होगी। तो शिक्षा भी कुछ ऐसी ही है। बिल्कुल सर, कार्यक्रम में समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज का यह अंक हमारा आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले अंक में आपसे फिर मिलना होगा। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।